Very good morning, students. I am Murthy, your history teacher, going to teach you theme 3. Kinship means blood relationship, rishtedari. Caste, that is prevalent in Indian society before 1947. And class. Today our theme is kinship, caste and class. Theme 3 है जो हमारा रिश्तेदारी, जो जात पात हमारे समाज में फैली हुई है या वर्ग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. These are the early society, mean time period from 600 BCE to, याद रखना आपने, BCE to 600 CE. इस समय के दौरान लोगों के रिलेशन कैसे थे, लोग कौन सा काम करते थे, वो कौन सी कैटेगरीज में और कास्ट में डिवाइडेड थे. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट. पिछले 2 चैप्टरों में हमने जो एलीट ग्रुप है राजा लोगों के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर में, और उससे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा. अब हम 600 BCE से लेकर 600 CE तक लोगों की, आम लोगों की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक, आर्थिक दशा उनकी कैसी थी, वो कौन से काम करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्लियर, कहाँ जाते थे, कैसे उनका जो है फूड आइटम्स प्रोड्यूस होती थी. इनके बारे में जानने के लिए हम बहुत से टेक्सचुअल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं. टेक्स्ट मीन रिटन रिकॉर्ड्स, जो हमारे पास बुक्स लिखी गई हुई हैं उनके बारे में, मीन उनके थ्रू, उनको पढ़ने के बाद ही हमें इन लोगों के बारे में पता चलेगा, अनुमान लगाएंगे. In the previous chapter we saw that there were several changes in economic and political life between 600 BCE to 600 CE. हमने देखा है कि पिछले चैप्टरों में जो हमने पढ़े हैं, प्रीवियस चैप्टर जो सेकंड थीम पढ़ा हमने, उसमें क्या देखा कि बहुत सी चेंजेस आ गई थी इकोनॉमिक लाइफ में भी, पॉलिटिकल लाइफ में भी. कब? 600 BCE से लेकर 600 CE तक. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम ये पीरियड पढ़ने जा रहे हैं. सम ऑफ दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटीज एज वेल. तो ऐसी चेंजेस नहीं, जैसे एग्रीकल्चर चेंज हो गई थी, ट्रांसप्लांटेशन मेथड सीख लिया था लोगों ने, पेडी को पहले वो खुद, जैसे नर्सरी में हम पनीरी तैयार करते हैं, फिर उसको खेतों में हम ट्रांसफर कर देते हैं. ऐसे मीन जो चेंजेस आई थी उन्होंने सोसाइटीज को भी प्रभावित किया था. लोगों ने एग्रीकल्चर ज़्यादा करनी शुरू कर दी थी. क्लियर. तो जो चेंजेस आई हैं और इन चेंजेस ने सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव डाला है, वो हमारा थीम है, वो हमारा टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज. ये देखो, अब लोग, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, लोगों की डिमांड बढ़ रही थी. पहले लोग जो एरिया में खेती करते थे इट्स ओके, लेकिन फिर क्या है, ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा अनाज की जरूरत तो थी. जहाँ इकोनॉमी एडवांस्ड हो रही थी तो उसके लिए क्या था, जो फॉरेस्ट लैंड थी, मीन्स फॉरेस्टेड एरिया था, उसको भी क्लियर कर लिया. मीन्स ट्रीज को काट दिया, ट्रीज को काट करके वो एरिया खाली हो गया और उसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी. तो देख रहे हो ना कि ये लिखा पड़ा यहाँ साफ साफ कि एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. मीन इन्होंने खेती करनी तो शुरू कर दी वहाँ फॉरेस्टेड एरिया में, लेकिन इसने किसकी लाइफ को ट्रांसफर किया, किसकी लाइफ को प्रभावित किया, ऑफ दोज पीपल हु वर लिविंग इन फॉरेस्ट, मीन जिसको हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहते हैं. आज भी हैं हमारे देश में फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ आवर पॉपुलेशन. Means these people are living in forests and their life depends on forest for economic activities, for social activities. Means all and all they are people of forest. कुल मिला के ये जंगल के लोग होते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगलों में अपना खाना जो है पैदा करते हैं, जंगलों से लेते हैं, जंगलों में इनकी लाइफ है, जंगलों में ये खत्म हो जाते हैं. तो जब आम लोगों ने फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर करके वहाँ खेती करनी शुरू कर दी, ऑब्वियसली it will affect the lives of forest dwellers.
तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ के ऊपर इसका असर पड़ा। और भी लोग, एक क्लास थी जिसके ऊपर इसका असर पड़ा, वो कौन से थे? क्राफ्ट स्पेशलिस्ट्स। क्राफ्ट तो आप समझते हो ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो मैनुअल लेबर करते हैं, हाथों से यूनिक गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर टर्म्ड एज क्राफ्ट स्पेशलिस्ट। उनके अंदर कला होती है कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने की, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्राफ्ट स्पेशलिस्ट। इनकी लाइफ के ऊपर भी असर पड़ा, क्योंकि ये कैसे ग्रुप था? ऑफन अमर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स। ये डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, वक्रे ग्रुप थे ये। इनकी लाइफ के ऊपर भी असर पड़ा। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन सोशल डिफरेंसेस। जो सोसाइटीज में लोग रहते हैं वो मोस्टली रिच होते हैं या मेडोकर्स होते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट dwellers होते हैं, दे आर नॉट एज रिच एज वी पीपल, दे आर नॉट हैविंग एज मच वेल्थ एज वी हैव। उनके पास इतना वेल्थ नहीं होता जितना हमारे पास है। मीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई। क्या हुआ? रिच और रिच होते गए अमीर, और पुअर और पुअर। क्लियर? क्योंकि पुअर्स की लाइफ तो डिपेंड करती है ऑन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को इन लोगों ने या हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया नेचुरली है, जो रिसोर्स जहाँ से प्रोड्यूस करते थे वो कम हो गए और ये गरीब ही होंगे ना। सो हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेस। तो इन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मैंने बताया है, वो सभी प्रोसेसेस को समझने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टेक्सचुअल जो ट्रेडिशंस हैं। टेक्सचुअल ट्रेडिशन मीन नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस रिटन इन टेक्स्ट, जैसे मनुस्मृति है, वेद्स हैं, धर्मशास्त्र हैं, ये हमारी बुक्स हैं, अर्थशास्त्र है, जिनके अंदर नॉर्म्स मेंशन किए गए हैं टू लीड अ सोशल लाइफ। कि जो समाज में लोग रहते हैं, हाउ दे विल लीड देयर लाइफ, मीन दे हैव टू follow the rules and regulations which are mentioned in these texts. These texts are very important because they decided the life of the social people. Textual traditions. हम इस पीरियड को जानने के लिए टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले हम ये बुक्स पढ़ेंगे, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड the life of the people who were living between 600 BC to 600 CE. Clear बेटे? Some texts lay down norms of social behavior. ये देखो इन टेक्स्ट के अंदर, जैसे मनुस्मृति की मैंने बात की है, मनु वाज अ राइटर, लॉ मेकर, वो एक राइटर था, उसने बुक लिखी थी, उसके अंदर सोशल बिहेवियर मेंशन था, एटीट्यूड लोगों का, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो करनी है। क्लियर? तो क्या है कि जो हमारे ये नॉर्म्स हैं सोशल बिहेवियर के, देयर मेंशन इन टेक्स्ट, अदर्स डिस्क्राइब, ये देखिए ये साफ साफ लिखा गया है कि सम टेक्स्ट lay down norms of social behavior, others describe and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. कि social situations और practice कैसी होंगी ये बताया गया। We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. जो हमारे social actors हैं उनकी झलक भी हमें इन टेक्स्ट के थ्रू मिलती है। जैसे राम जी हमारे हीरो हैं, एक्टर हैं, कृष्ण जी हमारे एक्टर हैं। क्लियर? तो इनके बारे में भी हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? जो हमारे एपिक्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, अर्जुन है हमारा हीरो है। क्लियर? तो अर्जुन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। राम हमारा हीरो है। हर माता, हर पत्नी अपना पति जो है राम जैसा चाहती है, हर माता अपना पुत्र भी राम जैसा चाहती है। तो ये हीरो हमें कहाँ से मिला? एपिक से। एपिक कौन सा? रामायण। और ये रामायण क्या है? एक टेक्स्ट है, एक बुक है जिसके अंदर सोशल नॉर्म्स मेंशन्ड है। क्लियर? कि एक पुत्र को या एक पति को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, उसकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं,
एंड वी विल सी ईच टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन, चाहे वो इंस्क्रिप्शन है हार्ड रॉक के ऊपर लिखी गई है, हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी गई है, चाहे वो एक कॉपर प्लेट्स हैं, चाहे वो रॉक है, वेयर एवर इट इज मेंशन, तो ये हमें सोशल बिहेवियर के बारे में बताती हैं, नॉर्म्स के बारे में बताती हैं। वाज रिटन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज, ये देखो समाज में रहने वाले जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उसके पर्सपेक्टिव को लेकर लिखी गई हैं। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड व्हाट, ये देखो इसीलिए जब हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो हमें अपने माइंड में ये बिठाना पड़ेगा कि किसने कौन सी बुक लिखी है और किसके लिए लिखी है, हु कंपोज्ड व्हाट और फॉर whom। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज, हम ये भी देखेंगे वो जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, किसने लिखी है, किसके लिए लिखी है, कौन सी लैंग्वेज यूज्ड है, एंड द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, और इस टेक्स्ट को कैसे सर्कुलेटेड किया है वो वेज भी हम देखेंगे। जैसे महाभारत ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, मीन महाभारत इज नॉट अ बुक ऑफ इंडिया ओनली, इट इज अ बुक ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बुक, पूरी दुनिया के लोग महाभारत के बारे में जानते हैं, रामायण के बारे में, बच्चे बच्चे को नॉलेज है महाभारत की। आप चाहे नॉर्थ इंडिया चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं भी जाओ, you will ask from a child, from an old person, from old lady, किसी से पूछ लो, जंग से, बूढ़े से, महाभारत की बात करो वो आपको महाभारत के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। मीन एवरीबडी नोज अबाउट इट, हर कोई महाभारत के बारे में जानते हैं। इट मीन इट इज सर्कुलेटेड एवरीवेयर इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। क्लियर? यूज्ड केयरफुली, तो हम इन सोर्सेस को केयरफुली यूज करेंगे। Texts allow us to piece together attitudes and facts that shape social history। तो सोशल हिस्ट्रीज को हम समझने के लिए इन टेक्स्ट को केयरफुली यूज करेंगे, क्योंकि ये एटीट्यूड्स और प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखकर हम जब स्टडी करेंगे तो हमें एक्चुअल जो है पिक्चर सोसाइटी की ड्यूरिंग 600 BC ई टू 600 CE है वो क्लियर हो जाएगी। मीन इस समय की जो पूरी हिस्ट्री है वो हमें पता चल जाएगी। इन फोकसिंग ऑन द महाभारत, ये देखो तो हम महाभारत को स्टडी करते हैं। महाभारत क्या है? यू विल आस्क व्हाट इज महाभारत? अ कोलोसल एपिक है। कोलोसल मीन ग्रेट, लार्ज, बहुत बड़ा, एक एपिक है, धार्मिक ग्रंथ है। रनिंग इनटू प्रेजेंट फॉर्म इनटू ओवर 1 लाख वर्सेस, और ये कितने शब्दों में लिखा है? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख जो वर्सेस हैं उसके अंदर लिखा गया है, हजारों साल पहले लिखा गया है। क्लियर? और इसको आज भी लोग जानते हैं। तो क्लियर पता चल गया, महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ टू वॉरिंग कजन, दो वॉरिंग कजन है, दो कजन जो आपस में लड़ रहे हैं उनकी स्टोरी है, हजारों साल पहले लिखा गया और आज भी प्रेजेंटली भी लोग इसके बारे में जानते हैं। एंड इट इज अ बिग वन इन साइज। क्लियर? ग्रेट एपिक, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया कितनी वर्ड्स हैं, 1000, मीन लाइनें जो हैं, वर्ड्स हैं वो 1 लाख हैं। क्लियर? विद डिपिक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज की डिपिक्शन दिखाई गई है। क्लियर? सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। वी ड्यू ऑन वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट है, मीन आप समझते हो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर टर्म्ड एज सब कॉन्टिनेंट। मैंने तो आपको सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में ही बता दिया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर हिंदुस्तानी बैठा है, हर चौथा हिंदुस्तानी है, तो हर चौथे हिंदुस्तानी को महाभारत के बारे में पता है। इट मीन ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ ग्रंथ है, बुक है, जिसको पूरी दुनिया जानती है। इट वाज, पहले लोग क्या है, महाभारत ये हजारों साल पहले लिखा गया है, लेकिन हजारों साल पहले भी ये प्रेजेंट था। कैसे प्रेजेंट था? लोग ओरली
इसको ट्रांसफर करते थे। मीन जो जनरेशन ओल्ड जनरेशन है वो न्यू जनरेशन को ओरली बताती थी महाभारत। फिर ये हजारों साल पहले लिखा गया, कंपोज्ड हो गया, लेकिन प्रेजेंटली हम इसको यूज करते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो कितनी ओल्ड वन बुक है जी। It was composed over a period of about 1000 years. Mean 1000 years mean 500 BC ई में कहते हैं कंपोज्ड हुआ है। कंपोज्ड मीन रिटन, लिखा गया है। इससे पहले ये ओरली ट्रांसफर होता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। क्लियर? onwards and some of the stories it contains may have been in circulation even earlier। ये देखो मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी कुछ स्टोरीज जो पहले भी सर्कुलेशन में थी, मीन लोग पहले भी इसकी बातें करते थे, लोग इसके बारे में जानते थे। मीन क्या है महाभारत? नॉर्म्स हैं इसके अंदर फॉर सोसाइटी, फॉर जेंट्स, फॉर लेडीज, फॉर चिल्ड्रन, फॉर टीचर्स, फॉर एवरीवन। जो सोसाइटी की जितनी भी क्लासेस कास्ट्स हैं उनके लिए नॉर्म्स हैं कि वो कैसे जिंदगी जिएंगे। जैसे पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपनी माता को कभी झूठ ना बोले, माता की हर आज्ञा को माने। ऐसे पति का फर्ज है अपनी पत्नी की सुरक्षा करे, और पत्नी का भी फर्ज है शी रिमेन्ड डेडिकेटेड टू हर हस्बैंड एंड टू हर फैमिली। तो ये सभी के बारे में नॉर्म्स के बारे में बताती है ये बुक हमें। आई सजेस्ट यू टू वॉच इट ऑन टीवी। आप इसको टीवी पे जरूर देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री यू मस्ट नो अबाउट द महाभारत। क्लियर? आपको ऐसी इतिहास स्टूडेंट होने के नाम पर ऐसी चीज़ें के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, अवश्य है। ये एक चैनल है टीवी के ऊपर, उसके ऊपर चलता है। आई थिंक उसका नेम क्या है चैनल का? VU फ्लिक्स, VUF, ऐसा कुछ नाम है, आप सर्च करके देख लेना। क्लियर? द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट टू सेट्स ऑफ वॉरिंग कजन। मीन दो सेक्शन है कजन के, जो वॉरिंग कजन है, जो लड़ाई करते हैं। क्लियर? एक तो कौरवाज हैं, दूसरा पांडवाज है। मीन ये स्टोरी भी जो कौरव किंगडम थी उसकी है, वहां की है। क्लियर? द टेक्स्ट आल्सो कंटेन्स सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। मैंने पहले ही बता दिया इस स्टोरी के अंदर सोशल नॉर्म्स हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए। ओकेजनली द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स सीम टू फॉलो दीज नॉर्म्स। जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं पांडवास और कौरवास हैं, वो इन नॉर्म्स को मानते हैं, फॉलो करते हैं। क्योंकि जब प्रिंसिपल कैरेक्टर फॉलो करेगा देन पीपल आर एबल टू फॉलो इट, देन पीपल आर मोटिवेटेड एनकरेज टू फॉलो इट। अगर प्रिंसिपल कैरेक्टर मेन कैरेक्टर ही नहीं फॉलो करेंगे नॉर्म्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो फिर आम लोग क्या फॉलो करेंगे? क्योंकि वो हीरो होते हैं आम लोगों। So, what does conformity with the norms and deviation from them signify? अगर वो अपने नॉर्म्स के अनुकूल चलते हैं जिंदगी में, या फिर उन नॉर्म्स से भटकते हैं, तो ये सिग्निफाई करता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आम लोगों की लाइफ को भी प्रभावित करेगा। हम हीरो को ही फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर? और ये क्या है? एक टेराकोटा स्कल्पचर है डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम द महाभारत। महाभारत से वेस्ट बंगाल से ली गई है एक पिक्चर की सीन जो 7th सेंचुरी में है। आई थिंक दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू। नहीं, अगला पेज करने दो मुझे, हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। Yes, बेटे, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। हम जो हमारा क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत है, अब इसकी बात भी करेंगे। पहले क्रिटिकल एडिशन क्या होता है? क्रिटिकल मीन एप्रिशिएट गुड एंड कंडेम बैड। जो अच्छा है उसको अडॉप्ट करना, जो बुरा है उसको छोड़ देना। मीन इसका क्रिटिकल एडिशन के बारे में हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे हुआ पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो।
One of the most ambitious projects of scholarship began in 1919. 1919 में जो मिस्टर बी एस सुख थैंकर्स थे, THANKER, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उन्होंने अपनी टीम बनाई। क्लियर? आपको पता चल गया 1919 में BS सुखथंकरा ने टीम बनाई, वो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत पब्लिश करना चाहते थे। One of the most ambitious projects of scholarship began in 1919 under the leadership of a noted Indian संस्कृतिस्ट। ये संस्कृत के स्कॉलर थे। क्लियर? कौन सी भाषा में माहिर थे ये? संस्कृत में। किसका ज्ञान था इनको? संस्कृत, जिसके अंदर महाभारत लिखा हुआ। क्लियर? A team comprising dozens of scholars, मीन जो उन्होंने टीम बनाई उसके अंदर dozens of scholars थे। Initiated the task of preparing a critical edition of महाभारत, इन्होंने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर करने का जिम्मा उठाया। But exactly did this involve, इसका अर्थ क्या था? Initially it meant collecting Sanskrit manuscripts, मीन इसका मेन मुद्दा क्या था? ऑल ओवर इंडिया जितनी भी संस्कृत बुक्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हाथ लिखित बुक्स हैं, मैन्यू का अर्थ होता है हैंड और स्क्रिप्ट इसका अर्थ होता है रिटन। तो जितनी भी संस्कृत हैंड रिटन बुक्स हैं उन सभी को कलेक्ट करना है, बिकॉज दे आर रिटन इन वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से लिखी गई है, साउथ इंडिया में अलग तरीके से, ईस्ट इंडिया में अलग, सेंट्रल इंडिया में अलग, वेस्ट इंडिया में अलग, तमिल में अलग तरीके से, मीन उनके अंदर वैरायटी थी, वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स थी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इन्होंने क्या बीड़ा उठाया था, इन्होंने क्या जिम्मा लिया था कि हम इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उनको रीड करेंगे, रीड करने के बाद वी विल फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल दीज बुक्स रिलेटिंग महाभारत, कि महाभारत को लेकर इन बुक्स के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम कलेक्ट करेंगे। क्लियर? द टीम वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्स, ये देखो टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्या करने लगी? वो वर्सेस को कंपेयर करने लगी फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट, हर एक हाथ लिखित बुक से। अल्टीमेटली वो क्या किया उन्होंने? दे सिलेक्टेड द वर्ड्स दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स एंड पब्लिश्ड दीज इन सेवरल वॉल्यूम्स, कई किताबों में छापा है उन्होंने, सेवरल वॉल्यूम्स का अर्थ हुआ मीन जितनी भी अल्टीमेटली क्या हुआ, जितनी वर्सेस सेम अपीयर होती थी उन सभी को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया बेटे। क्लियर? जितनी भी इन सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर महाभारत को रिलेटेड वर्सेस कॉमन थी उन सभी को इन्होंने कलेक्ट कर लिया एंड देयर पब्लिश्ड इन सेवरल वॉल्यूम्स, बहुत सी किताबों में छपी। आप इसका सारी देखो, इसके कितने पेज थे? रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेज, 13,000 पेज थे। आपकी बुक के अंदर सिर्फ 300 पेज होते हैं जो आप पढ़ते नहीं। क्लियर? और महाभारत के मैंने पेज बताए आपको 13,000 पेजेस। क्लियर? और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनको पता कितना पीरियड लगा? 47 ईयर्स। द प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। क्लियर? इतना लंबा समय। टू थिंग्स बिकेम अपेरेंट, दो चीजें कॉमन थी जो वो क्लियर हो गई। क्लियर? बिकेम अपेरेंट, क्लियर थी। कौन कौन सी थी? There were several common elements in the Sanskrit version of the story. महाभारत की स्टोरी चाहे वो तमिल में लिखी गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश में लिखी गई है, मीन जो संस्कृत वर्जन थे उनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स। एक बात तो ये क्लियर हो, सबके अंदर क्या थे? कॉमन एलिमेंट्स थे। Maybe it is written in Tamil, maybe it is written in Gujarat, maybe it is written in Punjab, maybe it is written in Nagaland, wherever it is written. तो एक तो कॉमन एलिमेंट्स थे महाभारत को लेकर, एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट्स फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, मीन्स जो ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट हमें मिले सभी जगह। क्लियर? फ्रॉम कश्मीर टू नेपाल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नेपाल तक, इन द नॉर्थ टू केरला,
and Tamil Nadu in the south. Also evident were enormous regional variations in the ways in which the text had been transmitted over the centuries. क्योंकि रीजनल वेरिएशंस आ गई थी, क्योंकि पहले इसको ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता था, बाद में ये लिखे गए हैं. These variations were documented in footnotes and appendices to the main text. तो ये जो डिफरेंस थे मेन टेक्स्ट को लेकर उनको भी नोट किया गया. टेकन टुगेदर मोर देन हाफ द 13,000 पेजेस आर डिवोटेड टू द दीज वेरिएशन, और 13,000 जो पेज हैं इस वेरिएशंस को लेकर लिखे गए. तो क्या हुआ, इन अ सेंस these variations are reflective of the complex process that shaped early social history. क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सुन के आप किसी और को बताओ अपने घर में, वो आगे जाके बोड़ावाल में बताए, बोड़ा वाला व्यक्ति भीखी में बताए, तो जैसे जैसे जगह में वेरिएशन आ रही है, वैसे वैसे जो मेरा मैसेज है, जो मेरी बात है, उसके अंदर भी वेरिएशन आ जाएगी. मीन ऐसा क्लियर हुआ कि रीजन टू रीजन जो है वो बातों के अंदर वेरिएशन आया, डिफरेंसेस आए, वो रिफ्लेक्ट होता है through dialogues between dominant tradition and resilient local ideas and practices. These dialogues are characterized by moments of conflict as well as consensus. तो ये जब हमारे लड़ाई झगड़े के समय के दौरान भी इनके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं. So our understanding of these processes derived primarily from text written in Sanskrit by and for Brahmins. तो ऐसे में जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोसेस को लेके, वो डिराइव्ड प्राइमरी, वो खास तौर पर हमने उन टेक्स्ट से ली गई है जो संस्कृत में लिखी गई हैं, ब्राह्मण्स ने लिखी है, ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी है, ब्राह्मण्स के लिए लिखी गई है. क्लियर, जितनी भी संस्कृत, बिकॉज संस्कृत इज द लैंग्वेज ब्राह्मण्स. आजकल भी हम संस्कृत नहीं पढ़ते, कहते ये टफ लैंग्वेज है, इसको ब्राह्मण्स ही पढ़ते हैं. तो ब्राह्मण्स ने टेक्स्ट लिखी, ब्राह्मण्स के लिए लिखी, ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी, तो नेचुरली है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो टोटली डिपेंड करती है उस पीरियड के दौरान जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इन संस्कृत टेक्स्ट बुक्स के ऊपर ही निर्भर है. तो वेरिएशन तो आएगी बेटे. व्हेन इश्यूज ऑफ सोशल हिस्ट्री वर एक्सप्लोर्ड, जब हम सोशल हिस्ट्री के इश्यूज को खोज करते हैं, क्लियर, for the first time by historians in the 19th and 20th century, they tended to take these texts at face value. तो उन्होंने इनको फेस वैल्यू के रूप में लिया, मीन मेन सोर्स के रूप में लिया. फेस वैल्यू का अर्थ है जो सामने दिखाते हैं. Believing that everything that was laid down in these texts was actually practiced. उनका विश्वास था जो इन किताबों के अंदर लिखा गया है वो असल में ही प्रैक्टिसाइज्ड होता था. लेकिन फिर बाद में चेंज आएगी एटीट्यूड में स्कॉलर्स के. Subsequently, scholars began studying other tradition. ये देखो, फिर स्कॉलर्स ने साथ ही साथ दूसरे ट्रेडिशंस को पढ़ना शुरू कर दिया, मीन दूसरे वर्क्स को, दूसरी लैंग्वेज को. पहले संस्कृत पढ़ा, उसी को सच मान लिया. Then they started to read about Pali language, Prakritic and Tamil. These studies indicated that the ideas contained in normative Sanskrit texts were on the whole recognized as authoritative. तो इन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, मीन जो मैंने बताई है पाली, प्राकृतिक और तमिल को पढ़ने के बाद पता चला कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो संस्कृत टेक्स्ट हैं, दे आर डोमिनेटिंग द सोसाइटी. वो डोमिनेट कर रही हैं सोसाइटी को, वो अथॉरिटेटिव हैं, वो रूलिंग क्लास की लैंग्वेज है, मीन जो क्लास लीड कर रही है उसकी लैंग्वेज है. तो ऑब्वियसली हमें लोकल पीपल के बारे में उनकी रूलिंग क्लास से ज़्यादा पता नहीं चलेगा. They were also questioned and occasionally even rejected. इसीलिए स्कॉलर्स ने इन टेक्स्ट को, संस्कृत टेक्स्ट को लेकर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, इवन कई बार तो रिजेक्ट भी कर दिया कि ये ट्रू नहीं है. They were rejected. It is important to keep this in mind as we examine how historians reconstruct social history. तो हमने सोशल हिस्ट्रीज को कैसे पढ़ा, मीन सभी रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, चाहे वो तमिल लैंग्वेज है, चाहे वो प्राकृतिक है, पाली है और संस्कृत है. देन वी कैन रीच एट अ एक्यूरेट कंक्लूजन. सो ये था द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत. था महाभारत मेन एपिक है,
उसके बारे में बात कर रहे हैं, रामायण के बारे में बात कर सकते हो आप, जो है मनुस्मृति उसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। तो बहुत से टेक्स्ट हैं जो जिसके ऊपर हमें फेथ करना पड़ता है, जिसको पढ़कर हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। तो ये जो है हमारे संस्कृत टेक्स्ट हैं। आई थिंक यू विल वॉच द सीरियल महाभारत, कि आप ज़रूर देखोगे, ज़रूर देखना चाहिए आप। थैंक यू।